अजान की दिलनशीन आवाज सुनकर आशी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसे कुछ पता नहीं चला। जोरदार धमाके की आवाज से बूढ़ा आदमी एकदम नींद से जागा और हैरत से अपने पास गिरी हुई लड़की को देखने लगा। जो बेहोश पड़ी थी वो 18 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर बिला की मासूमियत थी। वो सोचने लगा, पता नहीं बेचारी बच्ची के साथ क्या हुआ है जो यूं जंगल में बेहोश पड़ी है। फिर वो मदद के लिए उधर उधर देखने लगा। अभी दिन की रोशनी फैलने में कुछ टाइम बाकी था। अपनी जगह से उठा और लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर उसके कानों में उसके बेटे मिसुम की आवाज सुनाई देने लगी। मिसुम जंगल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। वो एहतियात से उधर उधर देखते हुए आगे बढ़ा। इसका बाप ये कहकर नीचे जंगल में उतर गया था, बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है, तुम जरा गाड़ी साइड पर लगा लो। मिसुम ने गाड़ी रोकी और कहा, बाबा ज्यादा दूर न जाना, जंगल खतरनाक है। मैं यही बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। बशीर अहमद नीचे उतरा और झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों में ऐसे गए हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए तो मिसुम को परेशानी लाहिक हुई कि आखिर बाबा जान कहाँ चले गए। वो गाड़ी से नीचे उतरा और कुरान पाक का वर्द करता और बाबा बाबा पुकारता हुआ आगे बढ़ा, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। जिस जगह बशीर अहमद झाड़ियों में घुसा था वहां कोई भी ना था। मिसुम बहुत परेशान हुआ। चांदनी रात थी, इसलिए रोशनी का ज्यादा मिसला नहीं था। ताहम उसने मोबाइल की लाइट ऑन कर ली थी। फिर वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया, मगर जंगल की खामोशी में सिर्फ उसकी आवाज गूंज कर रह गई। फिर उसे डर लगना शुरू हो गया कि बाबा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो अब बहुत दूर निकल आया था। जब उसने टाइम देखा तो पूरे 2 बज रहे थे। फिर उसे ख्याल आया, इस वक्त शैतानी ताकतों का राज होता है। फिर आज चांद की 15 तारीख थी, मतलब शैतानों और जिन्नों के मिलाप की रात। ये सोचकर उसे खौफ से छिरछुरी आ गई। इसे और कुछ ना सोचा, उसके फौरन अपनी जेब से पाक मिट्टी निकाली जो शापर में बंद करके वो सफर में हमेशा अपने पास रखता था। फिर उसने तयम्मुम करके बाआवाज अजान देनी शुरू कर दी। फिर अजान के बाद वो रुका नहीं बल्कि आगे ही आगे बढ़ने लगा और फिर बाबा बाबा पुकारने लगा। इस दौरान सुबह के 4 बज गए। शैतानी टाइम खत्म हो गया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इसके बाप की आवाज कानों में गूंजी, मिसुम मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैं फौरन आवाज की जानिब दौड़ कर गया। क्या देखता हूँ, पाया एक लड़की के पास बैठे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पास जाकर बोला, कहाँ चले गए थे बाबा जान, मैं तो काफी देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। ना पूछो मिसुम मेरे बच्चे के मेरे साथ क्या हुआ। मैं जैसे ही हाजत के लिए झाड़ियों में बैठने लगा, मेरे सर पर एक उल्लू आकर बैठ गया। फिर वो मुझे एक जानिब को उठाकर ले गया और एक दरख्त के साथ बैठाकर उल्लू गायब हो गया। फिर मुझे नहीं पता मैं कब इस दरख्त के साथ बैठा बैठा सो गया। फिर अचानक मेरे पास से किसी चीज के गिरने का धमाका हुआ और मैं फौरन जागा तो ये लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। न जाने ये बच्ची कौन है, क्या कर रही है इस जंगल में। मिसुम मेरे बच्चे, इसको उठाकर गाड़ी में ले चलूं, जब इसे होश आ जाएगा तो हम इससे इसके घर का पता पूछकर छोड़ आएंगे। मैंने कहा, ठीक है बाबा जान, उठो फिर बिस्मिल्लाह करें। मैंने लड़की को उठा अपने कंधे पर डाला और हम गाड़ी की जानिब पैदल चल पड़े। गाड़ी काफी दूर खड़ी थी। ये ख्याल आते ही मैं मुस्कुरा पड़ा। मिसुम बड़ी मुश्किल से लड़की को उठाए हुए गाड़ी की जानिब गामजन था। इसका बाप बशीर अहमद भी साथ साथ चल रहा था और कहता जा रहा था, बेटा संभल कर चल, आगे रास्ता काफी कठिन और दुश्वार गुजार, गाड़ी देखना काफी फासले पर खड़ी है। अभी दिन की रोशनी फैलने में 45 मिनट रहते हैं, इसलिए आराम आराम से चुल्लू। बेचारी बच्ची पता नहीं कौन है जो इस जंगल में रास्ता भटक कर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। अल्लाह रहम करे, खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बशीर अहमद मुसलसल दुआएं मांगते हुए चल रहे थे। मिसुम भी कुरानी आयत का वर्द करता हुआ जा रहा था। कुछ फासले पर जाकर उन्हें एक उल्लू की दिलखराश आवाज सुनाई दी। इसकी तहों तहों की आवाज आम उल्लू के मुकाबले में कई गना भारी थी। वो मुसलसल मिसुम के गर्द चक्कर काटने लगा। तब बशीर अहमद ने मिसुम से कहा, बेटा यही वो उल्लू था जो मुझे झाड़ियों से उठाकर दरख्त के नजदीक ले गया था। फिर पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई और मैं कितना सोया मुझे कुछ याद भी नहीं है।
मीटम ने उल्लू को देखा और कहा, बाबा जान, ये जंगली परिंदे हैं, इंसान कभी कभी देखते हैं, इसीलिए ये हमारे अर्ध गिर्द चक्कर काट रहा है, वरना कोई ऐसी बात नहीं। 5 मिनट के बाद हम इंशाअल्लाह अपनी गाड़ी के नजदीक पहुंच जाएंगे, मीसुम ने खुश होकर कहा। इसी तरह बातें करते करते वो गाड़ी के नजदीक पहुंचे। मीसुम ने लड़की को सीट पर लिटा दिया। बाबा जान फ्रंट सीट पर आकर बैठे। फिर मीसुम ने गाड़ी स्टार्ट की। शुक्र है वो एक झटके से चल पड़ी। यूं हम अपनी मंजिल लाहौर शहर की जानिब गामजन हो गए। मैंने सामने गौर किया कि वो उल्लू हमारी गाड़ी के साथ साथ उड़ रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे करके मैं इस आलू को देखता रहा और सोचता रहा, आखिर ये हमारे साथ साथ क्यों आ रहा है। कभी वो उल्लू दाएं तरफ से आ जाता और कभी गाड़ी के बाएं की तरफ से उड़ना शुरू कर देता। मीसुम को काफी हैरत हुई कि आखिर ये क्या माजरा है। 3 घंटे के सफर के बाद वो शहर में दाखिल हुए। सबसे पहले वो लड़की को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, कोई खास मसला नहीं था। लड़की ने एक दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा तो सबसे पहले इसे खिलाया पिलाया जाए। लड़की बिल्कुल ठीक है। अभी उन्हें अस्पताल में 1 घंटा हुआ था कि लड़की को होश आ गया। होश में आते ही सबसे पहले इसने कहा, पानी पानी पिलाओ। मैंने झट से पानी का गिलास भरा और लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की ने हैरत से मुझे देखा, फिर पानी के गिलास को देखा, फिर उसने अपने हाथों को गौर से देखा, फिर झट से पानी का गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पिया। फिर उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? मैंने कहा, आप अस्पताल में हैं। अब जंगल में बेहोश पड़ी थी मैं, और मेरे बाबा आपको उठाकर यहाँ ले आए हैं ताकि आप जल्दी से ठीक होकर हमें बताएं आपका क्या नाम है और आपका घर कहाँ है। फिर हम आपको वहां ड्रॉप करके अपने घर चले जाएंगे। इसने मीसुम की बात गौर से सुनी और कहा, मेरा नाम आशी है, मगर मेरा कोई घर नहीं। अब मुझे दोबारा इसी जंगल में छोड़ दें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये कहकर लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लें। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम करें, मैं अपने बाबा जान से पूछकर अभी आता हूँ। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। बाबा जान बाहर बैठे थे। मैंने उनको लड़की के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कैसे हो सकता है कि इस लड़की का कोई घर ही ना हो या इसका कोई रिश्तेदार भी ना हो। मीसुम बेटा, आज हम उसे अपने घर लेके चलते हैं, फिर जब लड़की को कुछ याद आएगा तो इसे इसके घर छोड़ देंगे। मैंने कहा, ठीक है बाबा जान, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर मैं लड़की वाले कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर में दाखिल हुआ, मैं तेते कहकर रुक गया। लड़की ने मेरी तरफ पीठ की हुई थी। इसके लंबे घने बाल खिले हुए थे, जबकि इसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। मैंने नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आशी, तुम ठीक तो हो ना? मेरी इस बात पर उसने मुझे पलट कर देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसकी आंखों का रंग बदला हुआ था। मुकम्मल तौर पर काली और बड़ी बड़ी आंखें थीं, जबकि बाकी खदोखाल वही थे। मैं डर कर 2 कदम पीछे हटा, फिर इस कमरे से बाहर निकलता चला गया। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी इस नावल छेमी डाइन की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।